नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के वीक 7 चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम इसके सब यूनिट के अंतर्गत थर्ड लेक्चर लिंग्विज्म पार्ट 2 भाषावाद भाग 2 को समझेंगे। इससे पहले हमने भाषावाद पार्ट 1 में जो भाषावाद की समस्या की किस प्रकार शुरुआत हुई, कैसे आपके बंगाल के विभाजन से हम देखते हैं कि इसकी नींव पड़ती है, फिर स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार आंध्र एजिटेशन हुआ, फिर बॉम्बे का बाइफर्केशन, फिर हरियाणा का ट्राइफर्केशन और इस तरह स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की इसमें भूमिका, इन सब पर हम चर्चा किए थे। हम इसी चर्चा को जो है आगे बढ़ाते हुए हम इस व्याख्यान के अंतर्गत इस समस्या से जुड़े जो अन्य और पक्ष है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने अपने इस व्याख्यान को जो है 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का जो ये पुनर्गठन होता है, इससे जो मानचित्र को हमने नए रूप से जो है रीड्रॉ करने का प्रयास किया। फिर हिंदी भाषा किस प्रकार से एक प्रमुख जो है मुद्दा बन के उभरा कि उसके राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसको अपनाने, उसके विरोध संबंधी जो पूरी राजनीति थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भाषा कैसे एकता के कारक के रूप में काम कर सकता है, इसको देखते हुए बहुभाषाई जो हमारी व्यवस्था है वो कैसे राष्ट्रीय एकीकरण को सुचारू बना सकती है और तत्संबंधी जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो ये भाषागत राज्यों का पुनर्निर्माण हुआ, इसने पूरे जो मैप है, मैप की हमारी रीड्राइंग होती है मानचित्र की। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसने एक तो बॉम्बे को कंसोलिडेट किया, जैसे ही विदर्भ को उसमें यूनाइट करने के बाद विदर्भ जुड़ गया तो फिर बॉम्बे जो है और एकजुट हो गया। तो एक तरह से वो सारी जो घटनाएं घटी कुछ राज्यों में, उसका प्रभाव बाकी क्षेत्र के लोगों पर पड़ा और उन्हें लगा कि हम भी जो है भाषा के आधार पर अपने राज्य को जो है पुनर्गठित कर सकते हैं। ये जो सारी घटनाएं घट रही थी, इसके विषय में बहुत पहले ही अंबेडकर जी ने इन चीजों का विश्लेषण किया था और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करके इस बात की वकालत की थी कि जो उत्तर भारत के जो बड़े राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनको जो है अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए, तभी जाके जो है प्रशासन जो है एक सुविधाजनक दृष्टि से कार्य कर सकती है। और हम पाते भी हैं कि सन 2000 तक आते आते उनकी जो वो सोच थी वो सच में तब्दील हो गई, जब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य जो है आपके अलग से क्रिएट किए हुए। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जब राज्य निर्मित होते हैं भाषा के आधार पर, तो इसमें क्या होगा कि फिर लोकसभा में जो उस राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो भी घट बढ़ने लगेगा। तो भाई जिन राज्यों की जो जनसंख्या अधिक है उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा, जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। जबकि हम देख रहे हैं कि भारत में एक समस्या ये भी है कि राज्य ये मांग भी कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी हर राज्य से जो है समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें तो उसका भी कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए ये तय किया गया और 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में ही ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि लोकसभा की जो सीट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा सन 2000 तक। उसमें जिस राज्य का जो सीट है वो उतना ही बना रहेगा और भले नए राज्य सृजित हो, कुछ राज्य जो अलग अलग राज्य है वो एकजुट होकर एक नया राज्य निर्मित हो, पर लोकसभा में जो उनका शेयर है सीट का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसको आगे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 2001 में फिर 2026 तक के लिए यानी अगले साल तक के लिए व्यवस्था जो है कंटिन्यू कर दी गई। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती
तो कहीं ना कहीं जो उत्तर भारत के राज्य है जहां पर जनसंख्या जो है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, तो उनका जो सीट है वो लोकसभा में अधिक हो जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बराबर का अपना लोकसभा में सीट हासिल कर सके, तो उनकी पॉपुलेशन जो है कम है, तो कहीं ना कहीं वो फिर निम्न स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी विषमतापूर्ण स्थिति ना उत्पन्न हो, इसीलिए जो है ये व्यवस्था की गई। अगर हम देखें तो 1957 में जो है सरकार इस समझौते तक पहुंचती है कि हमें कुछ मामलों का निस्तारण जो है उस विशेष राज्य के जो स्थानीय क्षेत्रीय दल है, उनके नेता हैं, उनके साथ करके हमें समाधान करना होगा। तो सरकार एक एग्रीमेंट करती है आपके सेपरेटिस्ट नागा लीडर्स के साथ, जिनका नेतृत्व जो है अंगामी जापू फिजो ने किया था, और साथ ही नागा हिल्स त्वेंशांग एरिया, जिसको कि यूनियन टेरिटरी निर्मित किया गया और उनको पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई। बाद में 1960 में जो है 16 सूत्रीय एक समझौता किया हुआ आपके नेहरू और नागा लोगों के बीच में, और इस समझौते के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और फिर फाइनली जो हम पाते हैं कि उसको सेपरेट स्टेटहुड जो है 1963 में मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये दर्शाती है कि राज्यों का जो ये संगठन पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो रहा है, इसके पीछे लगातार जो है आपके जनप्रिय संघर्ष थे, लोगों का संघर्ष था, लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, एजिटेशन हो रहे थे, इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद से हो जाती है। और आपके लेटेस्ट हम देख सकते हैं कि 2014 में जो तेलंगाना अलग राज्य के रूप में स्थापित होती है, यहां तक ये जो है भाषा के आधार पर पुनर्गठन जो है वो चलता आया है, और अभी भी कई जगह ये आंदोलन चल रहे हैं। यहां तक कि आप उत्तर प्रदेश को भी कई बार भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने की बात जो है वो की जा रही है। यहां तक कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कई बार जो है अलग अलग और राज्यों को निर्मित करने की बात हो रही है कि पूर्वांचल होना चाहिए, और तो इस प्रकार से ये राजनीतिक रूप से जो है एक मुद्दा बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का जो ये मुद्दा है, 1963 में नेहरू सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया था, जिसमें ये कहा गया था कि आपके संविधान लागू होने के 15 साल तक जो है, उस समय जो है 26 जनवरी 1950 की तिथि रखी गई थी, जब से हमारा संविधान जो है क्रियान्वित होता है, तो अंग्रेजी भाषा को जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा हिंदी के साथ। और ये व्यवस्था इस तरह से देखें तो 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हिंदी के साथ प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि दक्षिण भारत के कई राज्य जो है लगातार संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि वो सब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, और उनका मानना था कि हिंदी जो है हम पर थोपी जा रही है। तो उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ये व्यवस्था जो है सरकार ने की। तो 1949 में जब हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये निर्णय जो था ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हुआ था, तो उस समय भी इसको लेकर पूरे देश में एक राजनीति जो थी काफी गहन रूप से उद्वेलित हुई थी। अंबेडकर ने तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए ये बताया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो अडॉप्ट किया गया था, उसमें मार्जिन जो अंतर था ना, केवल 1 वोट था जो कि अंग्रेजी के विरुद्ध पड़ा था। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये एजिटेशन जो है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स से काफी मजबूती से उभर कर आया था। तो फिर संविधान ने क्या किया, ये जो ग्रेस पीरियड 15 साल के लिए प्रदान किया गया था 1950 में, फिर वो जो है कंटिन्यू होता रहा, और हिंदी के साथ साथ हम देखते हैं कि आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी जो है प्रयोग होती रही, क्योंकि दक्षिण भारत और विशेषकर महाराष्ट्र जो है वो इस चाहते थे, उनको ये एश्योरेंस चाहिए था कि वो इंग्लिश को भी जो है हिंदी के साथ प्रयोग करते रहें जब तक कि लोग चाहे। और 1967 में जो है
एक एक्ट के माध्यम से भी ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई कि जो इंग्लिश के प्रयोग को जो है वो एंड ना किया जाए, जब तक कि ऐसे कोई प्रस्ताव जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा ना पारित करे कि भाई अंग्रेजी को जो है समाप्त करना है और साथ ही हिंदी को जो है अडॉप्ट करना है। तो इस तरह का अगर कोई प्रस्ताव हर राज्य की विधानसभा ना पारित करे, तब तक जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू करना है। और इसी प्रकार का प्रस्ताव जो केंद्र में संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा पारित करेंगे, तब जाके जो है हम इस दिशा में जो है दूसरा कोई दृष्टिकोण अपनाएंगे। तो एक तरह से ये जो कंडीशन रखा गया ये तो आमतौर पर संभव नहीं है। तो ये दिखाता है ये उदाहरण कि अंग्रेजी को कंटिन्यू रखने के लिए है उन्होंने एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट किया, क्योंकि उनका जो आर्गुमेंट था कि हमारी मातृभाषा है, साथ ही इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो वो ब्रेड एंड बटर के लैंग्वेज के रूप में व्यवसाय की भाषा के रूप में हमने अपनाया है। तो धीरे धीरे हम हिंदी को अपना सकते हैं, लेकिन वो हम पर थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे उदाहरण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो ये राजनीति है और खासकर जो राजनीतिक संगठन है, ये केंद्रीय स्तर पर जो है अपने आप को संगठित करती है और उस भाषागत पहचान को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है और अपनी निजातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक रूप से लोगों को लामबंद करके भाषा के आधार पर जो है दबाव डालने का प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक राजनीति थी वो जो है अब उस समय भी ये संभव नहीं था कि इस समस्या का समाधान हो सके। तो इस कंडीशन में हमें देख सकते हैं कि जो आज के समय में स्वतंत्रता के बाद लगातार सरकारें कोशिश तो कर रही है कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन अब अगर 1989 के बाद तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले तो संभव नहीं था। 50 से लेके कहीं ना कहीं 80s तक जो था तब भी सरकार कोशिश में थी कि इस प्रकार की समस्या का समाधान हो। और 89 के बाद हम देखते हैं कि रीजनल पार्टीज का तो वर्चस्व बढ़ गया, खासकर जब हमारे यहाँ कोलिशनल गवर्नमेंट बन रही है, गठबंधन की सरकारें लगातार निर्मित हो रही है। और गठबंधन की राजनीति में तो ये संभव ही नहीं है, लगातार क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं और वो पूरी संघीय व्यवस्था कैसे काम करेगी हमारी भारतीय प्रजातंत्र में उसको सुनिश्चित कर रही है। तो ऐसे में तो हम ये नहीं संभव पाते हैं कि जो भाषागत जो ये समस्या है उसका एक तरफा जो है समाधान हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाषा पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है। जो सरकार की का दृष्टिकोण है ये हमेशा जो राजनीति का संघीकृत स्वरूप उभर कर आता है, जैसे जैसे राजनीति जो है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को लामबंद करके सरकार पर प्रेशर डालती है, उसकी प्रतिक्रिया के अंतर्गत सरकार कोशिश ये करती है कि वो जो है वैध रूप से भाषागत क्षेत्रीय मांगों को जो है मान्यता प्रदान करे, पर कहीं से भी वो राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उसको हानि ना पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही है कि नए संघीय नवाचारों के माध्यम से वो अलग अलग जो मांगे उभर कर आ रही है उनको जो है एकोमोडेट करे। जैसे आपके स्वायत्त प्रशासनिक और क्षेत्रीय परिषदों की नियुक्ति की तरफ भी सरकार का सकारात्मक रवैया रहा है। इसके हम उदाहरण भी देख सकते हैं कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दिखाता है कि हाँ उनकी एक विशेष आवश्यकता थी, सब सरकार ने उसको समझा। इसी तरह बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो ये उदाहरण स्पष्ट रूप से बताता है कि सरकार भी जो है अलग अलग निजातीय भाषाई सांस्कृतिक पहचान के लोगों के प्रति संवेदनशील है और उनकी जो जेन्युइन डिमांड है उसको स्वीकार करने के लिए भी तत्पर है। 2012 में जो एक बिल आता है जिसमें कि विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है आपके हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के 6 जिलों को, और सरकार उसको पारित भी करती है। और फिर जब एक राजनीतिक मांग उभर कर आती है, संघर्ष और स्ट्रांगली उभर कर आता है, तब फिर जो है आपका फिर नए स्टेट्स की निर्माण की जो ये भूमिका है पूरी तरह स्ट्रांग रूप से काम कर अपनी पैर पसार लेती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। और इसका जो आपका उदाहरण उभर कर आता है वो है तेलंगाना। और तेलंगाना का ये मूवमेंट ठीक है 2014 में वो राज्य बना, लेकिन ये मूवमेंट कितना पुराना था ये भी हमें देखना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि सरकार कैसे आपके
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को एडॉप्ट करती है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है, इसको ऐसे हम आम बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और साथ ही कोई एक क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए जो कि उस विशिष्ट राज्य के लोग अपनाते हो। तो हम देख सकते हैं कि पूरे देश में जो है हिंदी के आधार पर शिक्षण का कार्य किया जा रहा है और इसको जो है हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग भी माना गया है। लेकिन साथ ही इस नीति में इस चीज को भी स्पष्ट किया गया कि इसके लिए एक पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया नेशनल एजुकेशन के लिए। आपकी जो पॉलिसी थी, आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, जब ये धरातल पर आई तब जाके जो है हिंदी में टीचिंग को जो है कंसीडर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से बताता है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनको भी जो है हम शिक्षा का एक माध्यम मान सकते हैं, प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर। और स्टेट गवर्नमेंट को जो है ऐसी नीतियों को अपनाना होगा जिससे कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू किया जा सके, जिसमें कि एक आधुनिक भारतीय भाषा जो कि अगर कोई दक्षिण भारत की भाषा होगी तो बेहतर होगी, और उसके साथ हिंदी और अंग्रेजी जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अपनाया जाएगा। इसी प्रकार गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में जो है हिंदी को आवश्यक रूप से पढ़ाना होगा, अनिवार्य रूप से, और साथ ही जो है क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी का अस्तित्व रहेगा। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमें प्रभावी रूप से प्रयास करना होगा कि हम आर्टिकल 351 के प्रावधान के अनुरूप जो है जो हमारी मिली जुली समृद्ध संस्कृति है इसके अभिव्यक्ति का माध्यम जो है हम हिंदी को बनाएं। ये हम डाटा देख सकते हैं कि 2011 के सेंसस का डाटा है कि हमारे देश में हिंदी और गैर हिंदी भाषी लोग का क्या प्रतिशत है, और ये आपका एक ब्रेकडाउन है त्रिभाषा फॉर्मूला का कि किस तरह से ये सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जाएगा। तो भाषा को अगर हम अब एक एकतामूलक कारक के रूप में देखें तो जो ज्यादातर आपके जो राष्ट्र राज्य निर्मित हुए हैं आज के समय में विश्व में, तो वो सारे राष्ट्र राज्य आप देखिए कैसे संगठित हुए हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम दृष्टिपात करें तो वहां एक भाषा है, और अगर जहां पर वो एक भाषा के आधार पर संगठित नहीं हुए, जैसे कनाडा का मामला है, बेल्जियम है, श्रीलंका है या मलेशिया है, तो वहां लगातार टेंशन है और हमेशा एक डर बना रहता है कि वहां विभाजन वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है, जब हम मल्टी लिंगुअल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वहां किस प्रकार से हम जो है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हुए इस मुद्दे को आके ले जाए, ये एक जटिल समस्या है। पर इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में जो भाषाएं विकसित हुई उन सब पर संस्कृत का प्रभाव था, पर्शियन का था, और यहां तक कि अंग्रेजी का भी हम देख सकते हैं कि कुछ वोकैबुलरी में, स्टाइल में प्रभाव है, और कुछ कॉमन जो हमारी प्रैक्टिसेस है वो भी हमारे ज्यादातर लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होता है। तो जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई है वो कई लैंग्वेजेस के मिक्स फॉर्म का ही हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम भाषागत आधार पर जो है एकजुटता हमारे देश में ला सकते हैं। फिर अगर देखें जो साहित्य है, वो जो क्षेत्रीय भाषा में साहित्य है, उन लोगों ने भी एक तरह से अपने यूनाइटिंग फॉर्म में काम किया है, एकता में सूत्र में अपने आप को बांधने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रीजन का ठीक है कुछ अधिकार होगा उसके, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाकर कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र की जो अच्छी उत्कृष्ट साहित्य है उसका उस विशेष क्षेत्र के जो भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया गया। और हम पाते हैं कि हर भाषा की जो अच्छी पुस्तकें हैं वो हमें दूसरी भाषा में भी मिल जाती है, और इसकी जो शुरुआत होती है ये हम देख सकते हैं किस प्रकार महाभारत और रामायण है, ये आपके लगभग भारत की जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें ये उपलब्ध है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि, उसका भी अनुवाद आपकी अलग अलग भाषाओं में किया गया, भले ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में है। तो कहीं ना कहीं एक द्वितीय धारा जो उभर कर आती है, एक सेकेंड वेव, जहां पर एक यूनिटी स्थापित करने की कोशिश की गई विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच में, और उसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि जो गायक रहे हैं, जिन्होंने हमारे
राष्ट्रीय आंदोलन को मुखर स्वरूप प्रदान किया, वो एक हीरोइक रिवॉल्यूशन के समय कैसे उन्होंने अपने वॉइस रेज किए थे हमारे विदेशी आक्रांताओं के बीच में, लोगों के बीच में उन लोगों ने कैसे अपनी एकजुट करने संबंधी गीतों को गाया था, कैसे लोगों को एकजुट किया था। तो वो एक यूनाइटेड बॉडी क्रिएट करने में लोगों का विदेशी शासन के खिलाफ, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के गायक का कंट्रीब्यूशन नहीं था। अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, लेख के माध्यम से पूरे भारत के लोगों में जन जागरूकता को जगाने की कोशिश की थी। तो ये चीज हम आज भी मेंटेन रख सकते हैं। अब बात करें अगर हाल के समय में देखें तो भारतीय गद्य साहित्य जो है वो लगातार विकसित हो रही है, और आज की जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक जो समस्या है उस पर भी वो मंथन कर रही है। तो इसी प्रकार से जो एकता है वो विभिन्न भाषाओं, भारतीय भाषाओं में हम स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके जो मजदूर, आपके खेतीहर मजदूर और जमींदारों के बीच के जो संबंध है, उनके प्रति जो सिंपैथी है या वो अंडर प्रिविलेज्ड है, ये समस्या ऐसी है, इससे संबंधित गीत है, लेख है, कविताएं हैं, वो हर भाषा में मिलेगा देखने को। और इसी प्रकार से जो आपकी ग्रामीण जनता का वर्णन है उसमें भी हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं, उनकी बैकवर्डनेस के बारे में, उनके कष्ट के बारे में, उनकी गरीबी के बारे में। तो ये इस प्रकार के लेख जो है किसी और भाषा में भी है तो दूसरे भाषा के लोग भी उसको अपना रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो मल्टीलिंग्विज्म के फ्रेमवर्क में हम नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुभाषाई हमारा भले फ्रेमवर्क है, लेकिन उसी में राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी इस बात की है कि हम एक ब्रिज तैयार करें भारतीय भाषाओं के बीच, ताकि प्रत्येक जो भाषागत समूह है उसको जो है बाकी टेरिटरी तक एक्सेस मिल सके, बाकी क्षेत्र तक उसकी पहुंच हो सके। और कुछ लोगों ने इस चीज को समझने का प्रयास नहीं किया कि भारत में जो विभिन्न भाषा के लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक आंतरिक रूप से भी एक मोबिलिटी, जो गत्यात्मकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनकी भाषा सिर्फ अपने लोकल क्षेत्र तक ही लोकलाइज्ड रह गई है, उस पर बाकी भाषाओं का भी इन्फ्लुएंस है। जैसे संस्कृत से काफी भाषा इन्फ्लुएंस हुई है, पर्शियन, अरबिक और अंग्रेजी का भी प्रभाव हम देख सकते हैं। तो इस पूरे जो एक लंबी ऐतिहासिक जो एक प्रक्रिया रही है, इससे कहीं ना कहीं एक हद तक एक कॉमननेस, एक रूपता उभर कर सामने आती है, लोगों का एक दूसरी भाषा के साथ जुड़ाव महसूस होता है। और इसको हमें अप्रिशिएट करना होगा जहां जहां भाषा में एक तारतम्यता देखने को मिलती है। जैसे आप को मैं उदाहरण के लिए दे सकती हूँ, जानला शब्द का प्रयोग बांग्ला में खिड़की के लिए किया जाता है, और यही शब्द जो है एक बोली भोजपुरी में भी किया जाता है। तो ये बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में जो है शब्दों के बीच में हम एक तरह से कनेक्टिविटी हम ढूंढ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंटर कम्युनिकेशन में इस आधार पर एक कॉमन स्क्रिप्ट निर्मित करें, एक आपकी जो एक कॉमन लिपि हम विकसित कर सके, तो लोग जो है एकजुट होंगे भाषा के आधार पर। और साथ ही अगर एक अतिरिक्त कॉमन स्क्रिप्ट हो जिससे कि ट्रांसलिटरेशन किया जाए, अलग अलग भाषाओं में जो अनुवाद को महत्व दिया जाए, कुछ विशिष्ट जो पुस्तकें हैं उनको सिलेक्ट किया जाए, कुछ पीरियडिकल्स को सिलेक्ट किया जाए जो कि, और उनका अनुवाद किया जाए विभिन्न भारतीय भाषाओं में। और इस तरह से एक एडिशनल स्क्रिप्ट की हमें एक जरूरत है, हमें एक एडिशनल लिपि की जरूरत है, जिससे कि हम अलग अलग भाषाओं के बीच में एक एकजुटता स्थापित कर सकते हैं। हर भाषा में जो अच्छा साहित्य है हम उसको जो है अपना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आर्मी, हमारे पास आर्मी का उदाहरण है, जहां पर जो हिंदी की शिक्षा दी जाती है उसमें रोमन स्क्रिप्ट को अपनाया जाता है। और आज के समय में तो हम जिस तरह मोबाइल में भी हिंदी जो है रोमन स्क्रिप्ट में लिखकर संदेश भेजते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि हमारे पास उदाहरण है कि हम एक और स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो है भारतीय भाषा को हम अपना सके, और इसका हमें इतिहास में भी दृष्टांत मिलता है। और देवनागरी को अगर हम देखें तो ये केवल हिंदी के लिए प्रयोग नहीं की जाती है, ये निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी जो हमारी एक निजातीय समूह है उसकी ये भाषा है, लेकिन साथ ही मराठी में भी हम इसके साथ क्लोजनेस देख सकते हैं। ये गुजराती और बंगाली से भी काफी हद तक जुड़ी हुई है। तो इसलिए जो अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं उनमें जो समस्याएं हैं, उन अलग अलग सारी भाषा का तो सब लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मेजॉरिटी जो इंडियन पॉपुलेशन है, अगर वो देवनागरी लिपि को
एडिशनल लिपि के रूप में अपना लेती है, तो ये कई सारी जो भाषागत समस्याएं हैं ना, उनके समाधान में वो मदद करेगी। अब हम आते हैं आपके VKRV राव कमिटी के कुछ रिकमेंडेशन के सुझावों की, जिससे कि जो ये भाषागत समस्या है, हम कैसे कुछ प्रैक्टिकल उसके लिए पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि ये एक भयावह समस्या न बन सके। जैसे हिंदी जो है वो देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट दोनों में ही जो है यूनियन की ऑफिशियल भाषा बन सकती है। अंग्रेजी रोमन स्क्रिप्ट में जो है द्वितीयक या एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में तब तक लागू होना चाहिए जब तक कि आपके जो हमारे सदस्य राज्य हैं और संघ इसके बारे में चाहती है। फिर हिंदुस्तानी का प्रयोग जो कि आम भारतीय आज के समय में कर रहे हैं, इसको जो है हम पूरे भारत की एक ओरल जो मौखिक भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में विकसित कर सकते हैं, जिससे कि भारत की जो ये बहुभाषाई समाज है वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके और ये अलग अलग वर्गों और क्लासेस को जो है राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट कर सके। हिंदी को इस प्रकार विकसित किया जाए कि वो पूरे भारत की भाषा हो और अलग अलग स्वरूपों को अपने अंदर आत्मसात करे, अलग अलग स्टाइल्स को, एक्सप्रेशन को हिंदुस्तानी में विकसित किया जाए। अलग और क्षेत्रीय भाषाएं जो लिस्टेड है आपके 8th शेड्यूल में, उसमें भी हम एक्सपेंशन करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही संस्कृत का भी डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि वो हमारी सारी भाषाओं की जो है मूल के रूप में काम करती है। हिंदी के विकास जो है साहित्यिक स्तर पर हो और साथ ही उसका कैसे संपर्क की भाषा में और उसको हम प्रचार कर सके, इस पर काम करने की जरूरत है। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह वो सभी लोग उसको स्वीकार करें और साथ ही एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसकी ब्रांचेस हर राज्य में हो, जो कि इस बात को ध्यान दे कि क्या इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे कि कुछ प्रॉपर एक्शन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाए राज्य स्तर पर कि सब इस भाषा को अपना रहे हैं कि नहीं। और सभी भारतीय भाषाओं को जो है एक एडिशनल स्क्रिप्ट देना चाहिए और ये देवनागरी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने शिक्षण कार्य में उसका प्रयोग करें और अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी के साथ ही जो है उनको जो है अगर वो कोई सेकेंड इंडियन लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो उसको प्रमोट करने का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। और भाषा का प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक है ताकि जो है नई तकनीकों को हम अपनाते हुए भाषा का प्रशिक्षण ग्रहण करें। और इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि मैसिव लेवल पर ट्रांसलिटरेशन का काम हो, देवनागरी स्क्रिप्ट में इस पर काम किया जाए और कुछ क्लासिकल, कुछ मॉडर्न काम जो इंडियन लैंग्वेजेस में हुए हैं उनको सेलेक्ट किया जाए और उनको जो है जो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं उनको देवनागरी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया जाए। इस पर कुछ बृहद कार्यक्रम होने चाहिए जो कि ट्रांसलेशन को महत्व दे। जितने भी क्लासिक और मॉडर्न वर्क है हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के अदर लैंग्वेजेस में है, वो आम लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके बच्चों की और एडल्ट की जो लिटरेचर है उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिल सके और अलग अलग भाषा में मौजूद अच्छा साहित्य जो है उस तक उनकी पहुंच हो सके। केंद्रीय स्तर पर एक संस्थाएं जो है आपकी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है और आपकी जो उसकी क्षेत्रीय भाषाएं जो केंद्र है, साथ ही साहित्य अकादमी, इन सबको मजबूत करने की आवश्यकता है और इनको के पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए ताकि जो है ये बेहतर तरीके से अंतर भाषाई जो कम्युनिकेशन जो है उसको बढ़ावा दे और सभी भाषाओं, सभी साहित्य तक उसकी पहुंच बन सके। तो जो रणनीति हमें अपनानी होगी वो विभिन्न क्षेत्रीय मांगों को अडॉप्ट करके देखना होगा कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम कर सके और इसके लिए केंद्र सरकार को मजबूती से कदम उठाना होगा ताकि जो लोगों की सहभागिता बढ़े और अलग अलग राज्यों की सहभागिता बढ़े। और हम पाते भी हैं कि राज्य जो आपके प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण के लिए जो है आंदोलन हो ही रहा है, वो भी एक प्रॉपर संगठित व्यवस्था चाहते हैं। और लेनिन भी इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि जिन देशों में हम देखते हैं कि सेंट्रलिज्म है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, तो वहां पे क्षेत्रीय स्तर पर कुछ स्वायत्तता देना होगा, स्थानीय स्तर पर भी कुछ स्वायत्तता प्रदान करनी होगी और अलग अलग क्षेत्रों की जो विशेष आवश्यकताएं हैं उसको भी ध्यान देना आवश्यक है और विशेष रूप से उनकी जो आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। तो इस प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण को हम अपने देश के संदर्भ में भी
अपना सकते हैं नीतियों के माध्यम से। तो एक आपकी गंभीर और राष्ट्रवादी अप्रोच को अपनाना होगा ताकि ये भाषा की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। और इसके लिए जरूरी है कि कोई एक संकीर्ण जो छोटे छोटे आवेश है उससे हम कोई निर्णय ना ले, क्योंकि भाषाएं जो है वो व्यक्ति को एकजुट भी करती है, अलग भी करती है। तो ये नीति बहुत कुछ तय करती है कि उसका क्या दिशा होगा। और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमें भाषागत आंदोलन की आवश्यकता है, ताकि जो है एक राष्ट्रीय भाषा का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व किसका करे, राष्ट्रीय भाषा हमारे पूरी जो कंपोजिट कल्चर है उसका प्रतिनिधित्व करे। और हमारे पास जो ये भाषागत वेल्थ है अलग अलग भाषा की, उसको भी हमें संरक्षित रखना होगा। हम हिंदुस्तानी भाषा को का प्रचार कर सकते हैं और साथ ही लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में आपकी हिंदी को और विकसित कर सकते हैं, और जिससे कि उनके यूजर्स जो है इससे बेनिफिटेड हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो दृष्टिकोण जब हम विकसित करेंगे तभी हम इसको अपना सकते हैं। जैसे मेरी भी मातृभाषा जो है वो हिंदी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में अपना रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी सोच विकसित होगी। तो सबसे ज्यादा तो हमें ये सोच विकसित करनी होगी कि ठीक है, हम क्षेत्रीय अपनी भाषा का आदर करते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमें दो भाषा का प्रयोग करना है, कि एक भाषा को मजबूत करना है, तो हमारा दृष्टिकोण विरहित होना चाहिए। अब हम इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद ये आपके लिए प्रश्न है कि क्या सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अस्तित्व के लिए जो है भाषा या भाषागत लॉयल्टी को ही एक आधार मानती है? और दूसरा, आप इस प्रश्न पर विचार करिए कि क्या राज्यों को कभी भी अगर ऐसा पॉपुलर डिमांड आता है लोगों की तरफ से भाषा के आधार पर एक राज्यों को संगठित करने का, तो क्या अपने राष्ट्रीय जो हमारी आवश्यकता है उसको ध्यान न रखते हुए उसके प्रति नतमस्तक हो जाना चाहिए? ऐसी मांगों के प्रति किस प्रकार का रवैया सरकार का होना चाहिए? ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिसके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।